आज की कहानी दिल्ली की है। ये मामला पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी थाना क्षेत्र का है। बात है 21 जून की सुबह करीब 6 बजे की। उस समय एसआई हीरालाल नाइट ड्यूटी पर थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से उन्हें खबर मिली कि दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक में फ्लैट नंबर P3 में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। हीरालाल ने तुरंत सूचना दर्ज की और हेड कांस्टेबल कर्मवीर के साथ मोटरसाइकिल लेकर वहां जाने के लिए रवाना हो गए। थाना से घटनास्थल की दूरी करीब 1 किलोमीटर थी, इसलिए हीरालाल महज 10 मिनट में ही वहां पहुंच गए। फ्लैट के बाहर कुछ लोग खड़े खड़े आपस में बातें कर रहे थे। हीरालाल ने उनसे पूछा तो पता चला कि फ्लैट में रहने वाले विनोद बिष्ट ने अपनी पत्नी रेखा पर हमला किया है। हीरालाल जब अंदर गए तो कमरे के फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रेखा और उसका बेटा विनीत गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों को पीसीआर वैन से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। एसआई हीरालाल ने घटनास्थल की निगरानी के लिए हेड कांस्टेबल कर्मवीर को वहीं छोड़ दिया और खुद तुरंत जीटीबी अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें खबर मिली कि रेखा अस्पताल लाने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी, जबकि उसका बेटा विनीत जिंदा था और इलाज के लिए भर्ती किया गया था। हीरालाल ने वहां जाकर घायल विनीत से बात की। विनीत ने बताया कि जब वह अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पिता विनोद बिष्ट ने उस पर भी छापड़ से वार कर दिया, जिससे उसकी हथेली गहरी कट गई। हीरालाल ने विनीत का बयान वहीं अस्पताल में दर्ज किया। बयान लेने के बाद उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी थाना प्रभारी संजीव गौतम को फोन पर दी। उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी कर रेखा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। थाना प्रभारी संजीव गौतम ने इस वारदात की सूचना एसीपी हरेश्वर वी स्वामी और डीसीपी नपुर प्रसाद को दी और खुद मौके के लिए रवाना हो गए। वे वहां पहुंचकर विनोद बिष्ट के पड़ोसियों से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी एसीपी हरेश्वर और डीसीपी नपुर प्रसाद के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और फिर जीटीबी अस्पताल जाकर घायल विनीत से मुलाकात की। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्लैट से जरूरी सबूत इकट्ठे किए। विनीत से बातचीत के बाद पुलिस के लिए यह साफ हो गया कि वारदात किसी और ने नहीं, बल्कि घर के मुखिया विनोद बिष्ट ने ही अंजाम दी है। इसके बाद पुलिस ने विनोद बिष्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 324 के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन उस समय तक विनोद बिष्ट फरार हो चुका था। उसकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी नपुर प्रसाद ने एसीपी हरेश्वर वी स्वामी के निर्देशन में सीमापुरी थाने और स्पेशल स्टाफ की एक संयुक्त टीम बना दी। इसी बीच अतिरिक्त थाना प्रभारी के सिंह ने आरोपी के भाई मदन बिष्ट को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। उनसे विनोद का मोबाइल नंबर, उसके दोस्तों के बारे में और उसके छिपने की संभावित जगहों की जानकारी ली गई। मदन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि विनोद पौड़ी गढ़वाल स्थित अपने पैतृक घर जा सकता है। यह जानकारी मिलते ही एसीपी के निर्देश पर पुलिस की टीमें तुरंत बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर तैनात कर दी गईं। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी विनोद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। टीमें खाली हाथ लौट आईं। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया। कुछ ही समय बाद मुखबिर से सूचना मिली कि विनोद अपने घर के आसपास ही छिपकर घूम रहा है। सूचना पाते ही अतिरिक्त थाना प्रभारी के सिंह अपनी टीम के साथ विनोद के फ्लैट के पास पहुंचे और वहीं उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद किसी ने पुलिस को बताया कि पास के पार्क के किनारे एक आदमी झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही आरोपी विनोद बिष्ट था। उसकी पीठ पर एक पिट्ठू बैग टंगा हुआ था। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से खून से सनी हुई शर्ट और एक धारदार छापड़ बरामद हुआ। पुलिस उसे पकड़कर सीधे थाने ले आई। थाने में पूछताछ के दौरान विनोद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने साफ कहा कि उसी ने अपनी पत्नी रेखा की हत्या की है और इसके पीछे की वजह भी बताई। विनोद मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था, लेकिन वह अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 30 साल से दिल्ली के दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक में रह रहा था। उसके परिवार में पिता सतीश बिष्ट, मां शकुंतला देवी, भाई मदन बिष्ट, भाई की पत्नी कुसुम, उसकी अपनी पत्नी रेखा और 2 बेटे थे। विनोद का बड़ा बेटा विनीत पढ़ाई में अच्छा था और 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जबकि छोटा बेटा संचित 6ठी कक्षा का छात्र था। विनोद की शादी साल 2001 में रेखा से हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी अपने फ्लैट में सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहे थे। विनोद कृष्णा नगर के गुरमी टेंट हाउस में मैनेजर की नौकरी करता था और वहां से
उसे अच्छा वेतन मिलता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। विनोद की ड्यूटी अक्सर रात में रहती थी, इसलिए वह सुबह घर लौटता था। उसका छोटा भाई मदन बिष्ट अपने परिवार के साथ बगल में ही रहता था। दोनों भाई दिल्ली में ही बस गए थे और बहुत कम ही गांव जाते थे। कुछ साल पहले विनोद अपने माता पिता को भी गांव से दिल्ली ले आया था। विनोद का बड़ा बेटा विनीत हाल ही में 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लेकर आया था। बेटे की इस कामयाबी पर विनोद और रेखा दोनों बेहद खुश थे और उसके भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। बाहर से देखने पर लगता था कि विनोद और रेखा का रिश्ता बेहद शांत और खुशहाल है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। रेखा की उम्र 36 साल थी, लेकिन उसका रहन सहन और मॉडर्न लाइफस्टाइल, डिजाइनर कपड़े और खुद पर ध्यान देने की वजह से वह मुश्किल से 25 साल की लगती थी। वह रोज अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी। उसी जगह और भी बच्चे अपने माता पिता के साथ आते थे। वहीं उसी कॉलोनी में रहने वाला विकास भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आता था। विकास की नजरें अक्सर रेखा पर टिक जाती थीं। वह चोरी छिपे रेखा को निहारता रहता था। शुरू शुरू में रेखा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और नजरअंदाज करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी बदलाव आने लगा। विकास का ध्यान और उसकी चाहत अब रेखा को भी अच्छा लगने लगी। रेखा भी चुपके चुपके उसे देखने लगी। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं और रिश्ता आगे बढ़ता चला गया। अब हालात यह हो गए थे कि जब भी रेखा को अकेलापन महसूस होता, वह विकास से बातें करके खुद को हल्का कर लेती। लेकिन इस नए रिश्ते का असर यह हुआ कि रेखा का ध्यान अपने पति विनोद पर से हटने लगा। विनोद ने जल्दी ही रेखा के बदलते बर्ताव को नोटिस कर लिया। उसे शक होने लगा और उसने उसकी फोन कॉल्स पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी कोई अनजान नंबर आता तो वह पूछताछ करता। रेखा ऊपर से निडर बनी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर विनोद को साफ लगने लगा कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच खटपट बढ़ने लगी। शक और अविश्वास इस कदर हावी हो गया कि झगड़े रोजमर्रा की बात बन गए। एक दिन रेखा बेटे को स्कूल से लेने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात विकास से हो गई। दोनों बातें करने लगे। तभी अचानक विनोद का फोन आ गया। रेखा एक ही वक्त में दोनों से बातें करती रही। विनोद ने महसूस कर लिया कि वह किस तरह विकास से बात कर रही है और उसने सारी बातें सुन भी लीं। इतना ही नहीं, उसने अपने फोन में रेखा की बातें रिकॉर्ड भी कर लीं। जब विनोद ने वह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके शक की पुष्टि हो गई। उसे साफ साफ समझ आ गया कि रेखा का किसी और से संबंध है। जब रेखा घर लौटी तो विनोद ने बेटे को दूसरे कमरे में भेज दिया और रेखा को बुलाकर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुना दी। उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो कोई औरत सिर्फ अपने पति या प्रेमी से ही कर सकती है। रिकॉर्डिंग सुनकर रेखा सन्न रह गई। उसी दिन विनोद ने उसे बुरी तरह पीटा। शाम को उसने रेखा को नया मोबाइल नंबर दिला दिया और सख्त चेतावनी दी कि अगर अब वह विकास से बात करेगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन रेखा को प्रेमी से बात किए बिना चैन नहीं मिलता था। विकास का नंबर उसे याद नहीं था, क्योंकि विनोद ने उसका नंबर फोन से हटा दिया था। इसीलिए रेखा ने किसी तरह अपना नया नंबर विकास तक पहुंचा दिया और मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जब विनोद को पता चला कि रेखा अब भी विकास से मिल रही है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने साफ कह दिया कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो ठीक से रहे, वरना अपने प्रेमी के पास चली जाए। उसने यहां तक कह दिया कि अब वह उसे नहीं रोकेगा। लेकिन रेखा अब ढीठ हो चुकी थी। उसने पति की बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि झगड़े बढ़ते चले गए। कई बार रिश्तेदार बीच बचाव करते और सुलह करा देते। यही वजह थी कि मामला थाने तक नहीं पहुंचा। 20 जून को दिलशाद गार्डन के स्थानीय साप्ताहिक बाजार में रेखा की मुलाकात विकास से हो गई। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां विनोद आ गया। उसने दोनों को साथ देखा और उसका गुस्सा आसमान छू गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और बिना कुछ कहे अपने फ्लैट पर लौट गया। जब रेखा घर आई तो विनोद ने साफ कह दिया, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मेरा घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली जाओ। इस पर रेखा ने जवाब दिया, मैं घर नहीं छोड़ूंगी और जो मेरा मन करेगा वही करूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर विनोद का खून खौल उठा, लेकिन उसने चुपचाप गुस्से को पी लिया। अगले दिन छोटे बेटे को स्कूल से लेने के लिए विनोद खुद गया और उसे ननिहाल छोड़कर अकेला घर लौटा। रेखा को इस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसका मायका भी दिलशाद गार्डन में ही था। शाम को घर में दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इसके बाद विनोद अपनी ड्यूटी के लिए कृष्णा नगर चला गया।
लेकिन वहां पूरी रात उसने शराब पी और मन ही मन खौफनाक योजना बना डाली। उसने मीट काटने वाला छापड़ अपने बैग में छिपा कर रख लिया। सुबह करीब 5 बजे वह घर लौटा। योजना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उसने छोटे भाई के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। फिर उसने रेखा से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही रेखा ने फ्लैट का दरवाजा खोला, विनोद ने उस पर टूट पड़ते हुए मारना शुरू कर दिया। रेखा ने बेटे विनीत को बचाने के लिए जोर से चीख लगाई। उसी वक्त विनोद ने बैग से छिपा हुआ छापड़ निकाल लिया। खतरा भांप कर रेखा भागने लगी, लेकिन विनोद पहले से ही चौकन्ना था। उसने छापड़ से रेखा के सिर पर वार कर दिया। उसका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। मां को बचाने के लिए विनीत ने हाथ बढ़ाया, लेकिन छापड़ उसकी हथेली पर लग गया। घबराकर विनीत बाहर भागा और चाचा मदन को बुलाने चला गया। गुस्से में बेकाबू विनोद ने रेखा पर लगातार 35 वार कर दिए। रेखा की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर विनोद मौके से फरार हो गया। आनंद विहार के पास एक सुनसान पब्लिक टॉयलेट में जाकर उसने अपने खून से लथपथ कपड़े बदले और उन्हें पिट्ठू बैग में रख लिया। दिन भर वह कौशाम्बी इलाके में घूमता रहा। शाम तक उसे अपने घायल बेटे विनीत की चिंता सताने लगी। वह घर लौटने लगा ताकि बेटे की हालत के बारे में पता कर सके और अपने कपड़े नकदी लेकर पौड़ी गढ़वाल भाग सके। लेकिन इससे पहले कि वह घर पहुंचता, अतिरिक्त थाना प्रभारी जे के सिंह की टीम ने उसे धर दबोचा। 21 जून की सुबह की गई इस वारदात में 22 जून 2017 को विनोद को अदालत में पेश किया गया। कड़कड़ूमा कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेखा की बेवफाई और विनोद के गुस्से ने मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इस तरह एक शक, अविश्वास और बेवफाई ने मिलकर एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जहां कभी हंसी और खुशियों की गूंज होती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी और दर्द बचा है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज, जहां हर केस के पीछे छुपी है एक खौफनाक सच्चाई। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।